हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप तो अच्छे हैं, तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को मई 25 अटेम्प्ट के लिए एडवांस अकाउंट की एमटीपी 1 कवर कराऊंगा। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? मॉक टेस्ट पेपर 1 अटेम्प्ट है मई 25। सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। सर आरटीपी का क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। मई 25 अटेम्प्ट के लिए जो आरटीपी है मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दी है, और मैंने उस वीडियो में ना आरटीपी के सारे क्वेश्चन इंक्लूडिंग आपका केस सिनेरियो एंड एमसीक्यू सारे क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ प्यारी प्यारी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। मैंने ना मई 25 अटेम्प्ट के लिए एडवांस अकाउंट का बूस्टर बैच ऑलरेडी शेयर कर रखा है। बूस्टर बैच की जो वीडियो है उन वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है मैं सारे सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पिछले बड़े सारे अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी और सजेस्टेड आंसर उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। मैं आपके साथ ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आरटीपी एमटीपी की प्लेलिस्ट और सजेस्टेड आंसर की प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। आपको जिस भी अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड आंसर देखना है, आप क्या करेंगे, उस अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड आंसर को देख लेंगे। आईसीआई का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा, जिसमें मैंने स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन एंड एमसीक्यू कवर कराए हैं। केस सिनेरियो और एमसीक्यू वीडियो मैंने अलग से शेयर कर रखी है। ये सारी सारी जो वीडियो है इनका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने स्टडी मटेरियल बैच कराया ना, उसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस कराया है। आपको स्टडी मटेरियल का जो भी इलस्ट्रेशन देखना, जो भी क्वेश्चन देखना है, आप क्या करेंगे, उस वीडियो को रेफर कर लेंगे। उन वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आइए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को कवर कराऊंगा एडवांस अकाउंट की एमटीपी 1 मई 25 अटेम्प्ट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं केस सिनेरियो 1 की। देखिए, एग्जाम के अंदर अगर केस सिनेरियो को हमें हैंडल करना है तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्या हमें पहले केस सिनेरियो पढ़ना चाहिए या कोई और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए? देखिए दोस्त, जो मैं आपको यहां पे अप्रोच बताने जा रहा हूं ना, प्लीज आपने उसी अप्रोच को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 पे आप क्या करेंगे, आप ना सबसे पहले केस सिनेरियो के एमसीक्यू पढ़ेंगे। सर एक बात बताओ, अगर हम केस सिनेरियो पहले ना पढ़ के एमसीक्यू पढ़ेंगे तो हम उसका आंसर कैसे देंगे? दोस्त मैंने अभी ये तो बोला ही नहीं कि आपने एमसीक्यू को आंसर करना है। मैंने आपको बोला कि पहले आप क्या करेंगे, आप ना पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे। मैं आपको उसका रीजन देता हूं। देखिए, जब हम लोग ना कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे मान लो मैं केस सिनेरियो पढ़ता हूं, एक मिनट के लिए मैं यहां पे पढ़ के दिखाता हूं। एबीसी लिमिटेड ए नॉन लिस्टेड कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, तो मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, तो मेरे माइंड में क्या होगा, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, मैं इसको जैसे जैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ता चलूंगा ना, तो मैं इसके मल्टीपल अल्टरनेटिव सोचूंगा। लेकिन मेरे को एमसीक्यू के अंदर वही आंसर देना है जो पूछा गया है। ऐसी भी हाई पॉसिबिलिटी होती है कि एग्जाम के अंदर ना कोई ऐसा केस सिनेरियो के अंदर पैराग्राफ आ जाए जो अपने लिए रेलिवेंट ही ना, तो उस केस में क्या होगा, मैं अननेसेसरी उसके ऊपर टाइम वेस्ट करूंगा। अगर मैं पहले ना एमसीक्यू पढ़ूंगा और उसके बाद केस सिनेरियो पढ़ूंगा, तो बिल्कुल चिड़िया की आंख की तरह ना मेरी नजर क्या होगी, चिड़िया की आंख पे होगी। आई मीन टू से, जो एमसीक्यू में पूछ रखा होगा मेरी नजर उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगी, आंसर क्वेश्चन को पढ़ेगी और आंसर को सोचेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एमसीक्यू पढ़ना है। ठीक, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, आप फिर केस सिनेरियो पढ़ोगे, और जैसे जैसे आप केस सिनेरियो पढ़ोगे ना, एमसीक्यू आपने पढ़ रखे हैं, तो जो जो एमसीक्यू का आंसर साथ साथ बन रहा है उसका आंसर बनाते हुए चलेंगे। ठीक, थर्ड अप्रोच में आपने क्या करना, उसके बाद फिर आपने एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमसीक्यू। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी बोट बैक एज पर द डेट इक्विटी रेशो? इसका मतलब क्या है, ये आपका बाईबैक का क्वेश्चन है, और बाईबैक में डेट इक्विटी रेशो के अकॉर्डिंग इसने पूछा है कि कितने नंबर आप बाईबैक कर सकते हैं। ठीक, बाईबैक के अंदर डेट इक्विटी रेशो में हालांकि हमें इक्वेशन बनानी होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका एक शॉर्टकट भी होता है। जब भी एमसीक्यू करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई कर लेंगे। शॉर्टकट क्या है, मैं यहां पे अभी फॉर्मूला ड्राफ्ट करा देता हूं। करंट इक्विटी कंप्लीट लिख देता हूं, बल्कि ना लिखेंगे करंट इक्विटी माइनस पोस्ट बाईबैक इक्विटी शुड बी डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस आपका बाईबैक प्राइस। ठीक,
आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड इक्विटी एज पर डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। बहुत ही प्यारा एमसीक्यू है। हालांकि इंस्टीट्यूट ने यहां पे एक मिस्टेक कर रखी, शेयर्स लिख रखे, यहां पे रुपीज लिखा होगा, ये एक टाइपिंग एरर है। ठीक, चले आगे। हाँ जी, व्हाट विल बी द फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डिंग फंड। इसने पूछा है फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डिंग फंड क्या होगी इफ ए कंपनी बाई बैक शेयर एज पर द रिजल्ट ऑफ द डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ठीक है जी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बोट बैक बाई बैक एज पर द रिसोर्स टेस्ट। तो जो पहली आपका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जब हम बाई बैक करते हैं तो जो पहला आपका पैरामीटर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर का 25% कंसीडर करते हैं, वो पूछ ही नहीं रखा क्वेश्चन में। और जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग में आंसर सोच रहा हूँ। अगर मैं एमसीक्यू पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपने क्या करना, 3 एमसीक्यू आपके डेट इक्विटी रेशियो से रिलेटेड है और एक आपका रिसोर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक, आइए अब हम क्या करें, क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ साथ सर एमसीक्यू का आंसर ड्राफ्ट कर लेंगे। देखिए, ABC Limited, a non-listed company, has the following capital structure as on 31st March 24. Equity share capital 24 लाख है। ठीक है, जनरल रिजर्व 20,50,000 है, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 750 है, P&L अकाउंट आपका 2 लाख है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व हम कंसिडर नहीं करेंगे, रिवोल्यूशन रिजर्व हम कंसिडर नहीं करेंगे, लोन फंड आपका 52 लाख है। तो अपने पास इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना आ गया, 24 लाख प्लस आपका 20,50,000 प्लस आपका 750 प्लस आपका 2 लाख, 54 लाख से अपने पास क्या आ गया, इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ गया। रिसोर्स टेस्ट में हम क्या करेंगे, 25% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय आपका बाईबैक प्राइस। बाईबैक प्राइस कितना है इसमें, 25 है ना। एक बार मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूं। ठीक, द शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अप्रूव्ड ऑन 12th September 24 ए प्रपोजल टू बाईबैक द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर considering the large surplus fund available at the disposal of the company। ठीक है, in order to induce the existing shareholder to offer their share for buyback, it was decided to offer a price of buyback price per share is आपका 25। ठीक, बाईबैक प्राइस कितना आपका 25 है। लो जी, रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बाईबैक आ जाएंगे, 54 लाख इंटू 25% डिवाइड बाई आपका 25, 54,000। लो जी, आ गया एक आंसर, आगे बढ़े। हाँ जी सर, यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में ये लाइन ना भी लिखी होती तब भी हमने क्या किया था, इसे स्पेसिफिक रिजर्व ही माना था, क्योंकि इसकी नेचर क्या होती है, स्पेसिफिक रिजर्व होती है और इसे हम कंसिडर नहीं करते इक्विटी शेयर होल्डर फंड के अंदर। ठीक, assuming that the entire buyback is completed by 9 December based on the above information, answer the following question। ठीक, आइए अब हमें यहाँ पे क्या करना, 3 क्वेश्चनों का आंसर देना है डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से। देखिए, लोन फंड कितना है, 52 लाख, पोस्ट बाईबैक इक्विटी शुड बी 26 लाख। ठीक, अच्छा करंट इक्विटी कितने से है सर, करंट इक्विटी है अपने पास 54 लाख से, तो 54 लाख माइनस 26 लाख डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस आपका बाईबैक प्राइस 25 से, 28 लाख डिवाइड बाई 35, 80,000 शेयर का क्या आ जाएगा, आपका बाईबैक आ जाएगा। ये देखिए 80,000 शेयर। ठीक, आगे बढ़े। हाँ जी, अब उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन और पूछ रखे, आइए वर्किंग करते। देखिए 80,000 शेयर आप बाईबैक करेंगे तो 80,000 इंटू आपका 10 कितना अमाउंट आ गया सर, 8 लाख। ये अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं। ठीक, अब जब हम इस अमाउंट को सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे तो करंट इक्विटी अपनी कितनी है सर, 54 लाख, तो पोस्ट बाईबैक इक्विटी कितने से आ जाएगी सर, 46 लाख से। ये देखिए, व्हाट विल बी द फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डिंग फंड इफ ए कंपनी बाईबैक शेयर एज पर द रिजल्ट ऑफ द डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, 46 लाख आ गया। बन गई बात। हाँ जी सर, अब ना कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर जो MTP 1 है उसमें जो केस सिनेरियो 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या इसका आंसर गलत है। मैं आपको बता दूं इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर आएगा। मैं एक काम और करता हूं, क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत स्टूडेंट की क्वेरी है,
तो मैं इसके ऊपर एक लाइन लिखवा देता हूं आपको ना सॉल्यूशन के अंदर ना। तो आप यहां पे लिखेंगे फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर फंड इक्वल टू करंट इक्विटी माइनस आपका अमाउंट ट्रांसफर इनटू सीआरआर। तो 46 लाख आंसर आ गया। ठीक है, अब ये वर्किंग भी लिख लेंगे। आइए, एक रिक्वायरमेंट और थी क्वेश्चन की। क्या रिक्वायरमेंट थी? मैक्सिमम परमिटेड इक्विटी एज पर आपका डेट इक्विटी रेशो टेस्ट कितना आएगा। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे करंट इक्विटी है 54 लाख से, ठीक जी सर। अच्छा, पोस्ट बाईबैक आपका इक्विटी शुड बी एटलीस्ट 26 लाख जी सर, माइनस अमाउंट ट्रांसफर इनटू आपका सीआरआर। तो 54 लाख माइनस 26 लाख माइनस आपका 8 लाख 20 लाख आंसर आ गया। चलिए यहां पे आपका मैं टिक कर देता हूं रेड पेन से। ये बी था, ये ए आ गया और ये आपका डी आ गया। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं इसके ऊपर स्पेशली टिक करूंगा इस पॉइंट के ऊपर। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अननेसेसरी कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने सुना है इसका आंसर गलत है। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अगर आपको और करेक्टनेस देखनी इस आंसर की तो आप एक काम करेंगे, स्टडी मटेरियल के अंदर ना जो भी क्वेश्चन सोल्व करने का पैटर्न है ना उसको एक बार चेक कर लेंगे। बाईबैक के अंदर कोई भी क्वेश्चन करेंगे आप तो वहां के बेस पे आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये ऑलरेडी हमने अर्लियर अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी में कवर कर रखा है, कोई बात नहीं। इसमें एक दो पॉइंट नया है, बाकी ये सारा हमने पहले कवर कर रखा, बट मैं तब भी आपको कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा ये। ठीक, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइए पहले एमसीक्यू पढ़ते हैं। व्हेन शुड आरटीएस रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज पर एएस नोटिफाइड अंडर कंपनी एक्ट रूल? वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इंस्पेक्शन इज नॉर्मली नोन टू लीड टू नो क्वालिटी रिजेक्शन? देखिए इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन हुआ होगा और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है आप रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, तो एएस 9 का क्वेश्चन है। तो हमें यहां पे एक बात पता लगी है कि एक तो क्वेश्चन ये पूछा है कि रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, और कहीं ना कहीं इसमें क्या हुआ है, इंस्पेक्शन हुआ है गुड्स का। ठीक है, इंस्पेक्शन होना हुआ या हुआ है। ठीक, चलिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एलएलपी हाउ शुड द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर द एएस? ये भी आपका एएस 9 का क्वेश्चन है। प्लीज गाइड द मैनेजमेंट ऑफ आरटीएस लिमिटेड एज टू विच वन ऑफ द इवेंट मेंशन्ड अबव 1 to 5। यहां पे कुछ इवेंट मेंशन कर रखे होंगे 1 to 5। ठीक है, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब एक तरीके से एडजस्टेबल इवेंट मांग रहा हो, क्योंकि कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे और इवेंट अक्कर होता है आफ्टर बैलेंस शीट डेट बिफोर अप्रूवल डेट, तो आपका एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। एएस 4 के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना कि कौन सा इवेंट यहाँ पे एडजस्टेबल इवेंट है। ठीक, प्लीज गाइड रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द ग्रांट मेंशन अबव इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एएस 12। ओके, एएस 12 का क्वेश्चन है, हमें ग्रांट का ट्रीटमेंट बताना है यहाँ पे। ठीक है, 2 ग्रांट कह रहा है वो, बोथ द ग्रांट्स। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे केस सिनेरियो। आरटीएस और दी कंपनी, आगे आरटीएस लिमिटेड है, आगे वो आरटीएस बोले या कंपनी बोले, ठीक, आरटीएस लिमिटेड मान के चलना आपने। इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। वो क्या करती है, यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। हैज सेटअप इट्स बिजनेस इन ए डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया। उसने अपना बिजनेस सेटअप किया एक डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया में, विच एंटाइटल द कंपनी टू रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ए सब्सिडी ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट ऑब्लिक कंपोनेंट। हम बन जाते हैं आरटीएस लिमिटेड। ठीक है, यहां पे मान लो बैकवर्ड एरिया है, तो हम अगर यहां पे प्लांट लगाएंगे तो जितना हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका 20% हमें गवर्नमेंट क्या करेगी, एज ए ग्रांट का अमाउंट देती है। ठीक है, एक तरीके से प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। द कंपनी हैज ए कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन रेलवे फॉर ए ब्रेक कंपोनेंट विच इज स्ट्रक्चर्ड सच दैट। देखिए एकदम क्वेश्चन ने यू टर्न ले लिया। यहां पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एएस 12 की बात हो रही थी, लेकिन इसके बाद वो कहता है कंपनी हैज ए कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन रेलवे। कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया इंडियन रेलवे के साथ फॉर ब्रेक ए कंपोनेंट विच इज स्ट्रक्चर्ड सच दैट। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपका कंपोनेंट को लेके ना। इसका मतलब यहां पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है हमें वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना पड़ेगा कि रिवेन्यू वगैरह कब रिकॉर्ड होगी।
AS9 के अकॉर्डिंग अगर हम गुड सेल करते तो रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, जब रिस्क एंड रिवार्ड अलोंग विद टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, रिस्क एंड रिवार्ड जनरली डिलीवरी ऑफ द गुड्स के ऊपर ट्रांसफर होता है, और आपका रिस्क एंड रिवार्ड अलोंग विद टाइटल, टाइटल कब ट्रांसफर होता है, जब सर हम लोग क्या करते हैं, इनवाइस रेज कर देते हैं। ये प्राइम कंडीशन है, बाकी हम सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से चेक करते हैं चीजें। ठीक, द कंपनी ऑब्लिगेशन इज टू डिलीवर द कंपोनेंट टू रेलवे स्टॉकयार्ड while the delivery terms are X works। ठीक है, द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगेजिंग ए ट्रांसपोर्टर फॉर डिलीवरी। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड्स को X वर्क्स तक लेके जाना है। इसका मतलब क्या है कि एक लोकेशन डिसाइड कर रखे, उसके बाद फिर अपना रेलवे वाले अपने आप गुड्स उठा लेंगे। हाँ, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, कंपनी को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है डिलीवरी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे सेंड एन ऑर्डर फॉर ए डिफाइंड क्वांटिटी। रेलवे क्या करती है, एक डिफाइंड क्वांटिटी का ऑर्डर भेजती है। द कंपनी मैन्युफैक्चर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। कंपनी क्या करती है, आपका रिक्वायर्ड क्वांटिटी का मैन्युफैक्चर करती है, एंड इन्फॉर्म रेलवे फॉर कैरिंग आउट द इंस्पेक्शन। बड़े आराम से इस लाइन को पढ़िए। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जो भी उन्होंने क्वांटिटी बोली है रेलवे ने। ठीक है, एंड इन्फॉर्म रेलवे फॉर कैरिंग आउट द इंस्पेक्शन। क्या होता है, मैं ये कंपोनेंट बनाता हूँ रेलवे के लिए, अब हमारा एग्रीमेंट ऐसे हो रखा कि रेलवे वाले आएंगे और इसका फिर इंस्पेक्शन करेंगे कि ठीक है या नहीं है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जो एज पर एग्रीमेंट मेरे को क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करनी है, वो मैन्युफैक्चर करता हूँ और रेलवे को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आइए सब इंस्पेक्शन कर लीजिए। ठीक, रेलवे रिप्रेजेंटेटिव विजिट द कंपनी फैक्ट्री एंड इंस्पेक्ट द कंपोनेंट एंड मार्क ईच कंपोनेंट विद ए क्वालिटी चेक स्टिकर। रेलवे वाले क्या करते हैं, उसके बाद क्वालिटी चेक स्टिकर लगा जाते हैं कि हाँ ये चेक हो गया। ठीक, goods once inspected by railway are marked with a hologram sticker to earmark for delivery identification by the customer when they are delivered to the customer's location। गुड्स एक बार रेलवे वाले अगर इंस्पेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो हॉलोमार्क स्टिकर लगा देते हैं। ठीक, और वो गुड्स फिर क्या हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं डिलीवरी के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बाय द कस्टमर व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स लोकेशन। ठीक, द कंपनी रेज एन इनवाइस वंस इट डिस्पैच द गुड्स। जब डिस्पैच हो जाते गुड्स तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, इनवाइस रेज कर देती है। ठीक, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन है ना, हमसे रिवेन्यू के रिगार्डिंग पूछा था, तो अपना पहला एमसीक्यू इसी के बेस पे आंसर कर सकते हैं हम लोग। व्हेन शुड आरटीएस लिमिटेड रिकॉग्नाइज रिवेन्यू एज पर एएस नोटिफाइड अंडर द कंपनी एएस रूल। आरटीएस रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगी, एज पर एएस। यहां पे AS9 लग जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे एज ए आरटीएस। कब, जब इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन में इशू आ गया तो रिस्क एंड रिवार्ड हमारा रहेगा। तो जैसे इंस्पेक्शन उनके साइड से कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इंस्पेक्शन इज नॉर्मली नोन टू लीड टू नो क्वालिटी रिजेक्शन। वो ये कह रहा है कि क्वालिटी में कोई रिजेक्शन नहीं आता, क्या इस बेस पे आंसर डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले भी इंस्पेक्शन हुए और कभी भी क्वालिटी में कोई इशू नहीं आया, तो क्या हम रिवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी और वे से। आंसर मतलब हमारा डिफरेंट हो जाएगा, नो, क्योंकि हर गुड्स अपने आप में इंडिपेंडेंट गुड्स होगा और जब उस गुड्स का इंस्पेक्शन होगा तभी हम लोग क्या करें, रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे अलग नहीं होगा। रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पैच ऑफ कंपोनेंट, नो। रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पे ये आ गया। द असेसमेंट वुड नॉट चेंज इवन इन केस वेयर इंस्पेक्शन इज नॉर्मली नोन टू लीड टू नो क्वालिटी रिजेक्शन। ठीक है, ये आंसर बन गया। रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पैच ऑफ कंपोनेंट, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिलीवरी ऑफ द कंपोनेंट टू द रेलवे स्टॉकयार्ड, ये आंसर आएगा। ठीक, चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ आरटीएस इज अंडर डिस्कशन विद ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ ए क्रिटिकल मैटर एज रिगार्ड इट्स अकाउंटिंग विद रिस्पेक्ट सब्सिक्वेंट इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। आरटीएस का मैनेजमेंट ना ऑडिटर के साथ डिस्कस कर रहा है आपका इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। They have been checking as to which one of the following event after the reporting period provide evidence of condition that exists at the end of the reporting period। देखिए, नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन बाय गवर्नमेंट, नो, ये आपका कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती बैलेंस शीट डेट पे। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऑफ ए लीगल क्लेम, अच्छा एक कोर्ट का सेटलमेंट हो गया लीगल क्लेम, तो इसका मतलब क्या है कि केस चल रहा होगा, ये एडजस्टेबल इवेंट बन गया। राइट ऑफ इक्विटी से नॉन एडजस्टेबल इवेंट। स्ट्राइक बाय वर्कफोर्स नॉन एडजस्टेबल इवेंट, ये सारे इवेंट कब हुए, बैलेंस शीट डेट के बाद। ठीक, अनाउंसिंग ए प्लान टू डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन, आपका नो, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट आ गया। आउट ऑफ
कोर्ट सेटलमेंट यहाँ पे सेकंड केस है, यहाँ पे आपका सेकंड केस आंसर बी आ गया। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज रिसीव्ड ए ग्रांट ऑफ रुपीज आपका 8 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ए फैक्ट्री इन ए बैकवर्ड एरिया। ठीक है जी। आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड रुपीज 2 करोड़ एज डिविडेंड। अगर हमें ग्रांट मिलती है एज ए प्रमोटर कंट्रीब्यूशन तो हम उसे कैपिटल रिजर्व के अंदर लेके जाएंगे, उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, ट्रीटमेंट गलत कर दिया। ठीक। द कंपनी ऑल्सो रिसीव लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बट इट हैज नॉट रिकॉर्डेड दिस एट ऑल इन द बुक्स एज नो मनी हैज बीन स्पेंड। देखिए, अगर हमें असेट इन काइंड मिलते तो हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे उसने दोनों ग्रांट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत कर रखा है। ठीक। इससे रिलेटेड एमसीक्यू नंबर 4 है, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द ग्रांट इज करेक्ट, नो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द ग्रांट इज इनकरेक्ट, यहां तक ये ठीक है। इन द सेकंड केस नोट रिकॉर्डिंग लैंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, लैंड को रिकॉर्ड करना पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू पे, ये भी गलत हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द ग्रांट इज करेक्ट, गलत। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द ग्रांट इज इनकरेक्ट, बिल्कुल ठीक है। इन द सेकंड केस लैंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट नॉमिनल वैल्यू, ऑप्शन डी आ गया। चले आगे जी सर, आगे बढ़ते हैं। आरटीएस हैज ए सब्सिडरी, आरटीएस के पास क्या, एक सब्सिडरी है, एलएलपी मीडिया एंड क्रिएशन लिमिटेड। ठीक है, एलपीपी के नाम से, एलपीपी, एलएलपी नहीं, एलपीपी मीडिया एंड क्रिएशन लिमिटेड। ठीक है, आरटीएस की एक सब्सिडरी है। एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी विच प्रिपेयर एंड पब्लिश एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे आपका एलपीपी कंपनी होगी, यहाँ पे क्लाइंट हो गए, ये एडवर्टीजमेंट देते हैं और ये फिर आगे क्या करती है, एडवर्टीजमेंट कराती है। ठीक, ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट लिखा ना। एलपीपी इनवाइस इट्स क्लाइंट फॉर द कमीशन दे आर एंटाइटल टू एज वेल एज द मीडिया स्पेस पेबल टू द न्यूज़पेपर। जैसे मान लो यहाँ पे मीडिया स्पेस लिया है और उसका अमाउंट 1 लाख आया है और कमीशन अपना 20,000 बनता है, तो 120 हम लोग क्या करेंगे, इनवाइस रेज कर देंगे। एलपीपी इनवाइस टू इट्स क्लाइंट फॉर द कमीशन दे आर एंटाइटल, दिस वन कमीशन हो गया, एज वेल एज मीडिया स्पेस पेबल, ये मीडिया स्पेस पेबल का अमाउंट आ गया। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एलपीपी हाउ शुड बी रिवेन्यू बी रिकॉग्नाइज एज पर द एएस। देखिए, एएस 9 के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एलपीपी कंपनी है ये एज ए प्रिंसिपल काम कर रही है, एज ए एजेंट काम कर रही है। अगर ये प्रिंसिपल काम करी तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रोस रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, और अगर एज ए एजेंट काम करी तो हम लोग क्या करेंगे, नेट रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये एज ए प्रिंसिपल काम करी है, एज ए आपका एजेंट काम करी है। हमें ना कुछ फैक्ट देखने होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो एलपीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड, इन्वेंटरी रिस्क किसका है, एडवर्टाइजमेंट के केस में जनरली इन्वेंटरी रिस्क नहीं होता। और आपका उसके बाद जो प्राइस है फाइनल आपका सर्विस के, गुड्स के, उसको डिसाइड करने की पावर किसके पास है, यहाँ पे तो एलपीपी के पास पावर है, तो ये आपका एज ए प्रिंसिपल काम करे तो वो ग्रोस रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगी। ठीक। एलएलपी शुड रिकॉर्ड नेट अमाउंट ऑफ कमीशन, नो। एलपीपी शुड रिकॉर्ड नेट अमाउंट ऑफ कमीशन, बात ही खत्म। एलपीपी शुड रिकॉर्ड ग्रोस इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट थ्रू मीडिया एंड प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट मटेरियल एंड ग्रोस अमाउंट ऑफ पेमेंट टू मीडिया एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर क्रिएशन एंड एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल ठीक है। हम एज ए ग्रोस रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे और जो भी हम लोग आपका मीडिया को अमाउंट पे कर रहे हैं मीडिया स्पेस के लिए, उसे एज ए खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑप्शन आपका सी आ गया। टिक करेंगे जल्दी से, चले आगे जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। केस सिनेरियो नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। इसमें से कौन सा खर्चा कॉस्ट ऑफ द प्लांट में नहीं आएगा। AS 10 का क्वेश्चन है। AS 10 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इनकम को कैपिटलाइज कर देंगे। कॉस्ट ऑफ लैंड डायरेक्ट होगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट डायरेक्ट होगा, हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर सर जो रूटीन के खर्चे उसे हम कभी भी कॉस्ट ऑफ द पीपी का पार्ट नहीं मान के चलते, तो हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर यहाँ से बाहर हो जाएगा। अभी तक के हिसाब से ऑप्शन सी बनेगा, बाकी एक बार मैं केस सिनेरियो पढ़ूंगा तब इसको दोबारा डिस्कस कर लूंगा। ठीक। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी अगर वो इन रिलेशन टू आपका क्वालिफाई एसेट है। हाउ मच अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड विद द प्लांट, आपका AS 16 का क्वेश्चन है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट एज ऑन 31 मार्च 24, ओके, आपका AS 10 का क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज फॉर द ईयर, आपका AS 10 का क्वेश्चन है। आइए अब हम क्या करेंगे, अब हम केस सिनेरियो पढ़ेंगे।
M Limited is a manufacturing enterprise which is starting a new manufacturing plant at X village. ठीक है, इट हैज कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट ऑन 1 अप्रैल 23 एंड हैज इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस. उसने क्या किया, एक प्लांट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया विलेज एक्स के अंदर, और 1 अप्रैल को उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और ये कुछ खर्चे इनकर्ड किए. ठीक, ये जो आपका केस सिनेरियो है ये ऑलरेडी पहले भी कवर हो चुका है एमटीपी के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे कंप्लीटली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि पिछले बड़े सारे अटेम्प्ट के ना आरटीपी एमटीपी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी, तो उसमें ऑलरेडी कवर हो चुका है. तो यहाँ पे भी हम अलग से स्पेशली डिस्कस कर लेते हैं, कंप्लीट डिस्कस करेंगे. मतलब इट हैज एक्वायर्ड लैंड फॉर इंस्टॉलिंग प्लांट फॉर 50 लाख. तो 50 लाख तो ये अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि हमें AS10 के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन अमाउंट निकालना है आपका. और बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट भी क्वेश्चन ने पूछ रखा. ठीक, इट इनकर्ड 35 लाख फॉर मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर डेवलपिंग द प्लांट. कैपिटलाइज कर देंगे. द कंपनी इनकर्ड ₹10 lakh for head office expenses at New Delhi, which include rent, employee cost and maintenance expenditure. सर ये आपके रूटीन के खर्चे हैं, ये आपका कॉस्ट ऑफ पीपी में नहीं आएगा. तो अपना ये आंसर तो कंफर्म हो गया, हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर. ठीक, चलिए. द कंपनी बोरोड 25 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ प्लांट एट द रेट 12% per annum ऑन 1 अप्रैल 23. ठीक है. डायरेक्ट फाइनेंस ऑफ द कंपनी इनकर्ड ट्रेवल एंड आपका मीटिंग एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5 लाख ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द अरेंजिंग दिस लोन. देखिए, हम एग्जाम पर्पज के लिए अगर कंस्ट्रक्शन सेट है तो उसे क्वालिफाई मान के चलते हैं एक बार, और क्वालिफाई सेट के ऊपर क्या होगा, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी. ठीक, अब AS16 के अकॉर्डिंग बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, कहते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी. ठीक है. सेकंड, अगर मान लो आपने डिस्काउंट पे डिवेंचर वगैरह इशू किए हैं, लोन इशू किया और प्रीमियम पे रिडीम किया, तो आपका एमोटाइजेशन अमाउंट आ जाएगा ओवर द पीरियड. ठीक, अगर हमने कोई एंसिलरी कॉस्ट इनकर्ड की है तो उसका एमोटाइजेशन आ जाएगा. एंसिलरी कॉस्ट में क्या आएगा, आपका ब्रोकरेज आ जाएगा, आपका कमीशन आ जाएगा. ठीक, जो डायरेक्ट रिलेशन टू ऑब्टेनिंग द लोन है. आपका फाइनेंस लीज के केस में जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आ जाएगी. अगर आपने फॉरेन से लोन लिया है तो आपका फॉरेन एक्सचेंज लॉस आ जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ लोकल बोरिंग कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ फॉरेन बोरिंग कॉस्ट. ठीक, चले जी सर, आइए इसको आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं. डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो फाइनेंस डायरेक्टर है, इनकर ट्रैवल एंड मीटिंग एक्सपेंसेस, उसने क्या किया, ट्रैवल एंड मीटिंग एक्सपेंडिचर इनकर किए 5 लाख ड्यूरिंग द ईयर फॉर अरेंजिंग दिस लोन. अब क्या ये डायरेक्ट इन रिलेशन टू आपका बोरोइंग है? इंस्टीट्यूट ने इसे डायरेक्ट रिलेशन टू बोरोइंग नहीं माना है. उसका रीजन एक हो सकता है कि ट्रैवल एंड मीटिंग एक्सपेंडिचर है, ना कि आपका लोन ऑब्टेनिंग एक्सपेंडिचर. ठीक, तो यहां पे 25 लाख की आपकी बोरोइंग आ जाएगी. इंटरेस्ट रेट आपका 12% पर एनम है. ठीक, ऑन नवंबर 1st 23. ठीक, the construction activity of the plant were interrupted as the local people along with the activists have raised issue relating to environmental impact of plant being constructed. ठीक है, due to agitation the construction activity came to stand still for 3 months. देखिए, AS16 ये कहता है अगर एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्टेड होती है ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन तो आप क्या करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन सस्पेंड कर देंगे. इट मींस क्या कि ड्यूरिंग दैट पीरियड आप बोरोइंग कॉस्ट को पेनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे. ठीक, अब 1 मिनट लगा के ये बात भी डिस्कस कर लेते हैं कि एबनॉर्मल रीजन कौन से हैं. देखिए क्या होता है, जब एंटिटी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को आइडेंटिफाई करती है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, जो नेसेसरली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा. ठीक है, तो उसमें ना जो फैक्टर कंसिडर नहीं किए जाते वो एक तरीके से एबनॉर्मल रीजन होते हैं. अब हमने यहां पे जब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम आइडेंटिफाई किया होगा तो इसे थोड़ा कंसीडर किया होगा, तो ये क्या हो गया, आपका एबनॉर्मल रीजन हो गया. ठीक, अब ये एबनॉर्मल रीजन है और एक्टिव डेवलपमेंट अगर इंटरप्टेड होगी तो हम लोग क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट को सस्पेंड कर देंगे ड्यूरिंग दैट पीरियड. ठीक, विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट एंड NGO द एजिटेशन वाज ओवर बाय द February 28, 24. अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने तक अपना एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्टेड हुई, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 महीने की बोरिंग कॉस्ट को P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे. ठीक, एंड द वर्क resumed. However, to balance the impact on environment, government ordered the company to install certain device for which the company had to incur 6 lakh in March 24. अब इस चीज को बैलेंस करने के लिए एनवायरमेंट को गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कंपनी को कि आप एक काम करो, एक इक्विपमेंट लगा लो. ठीक है, और वो जो स्पेशल इक्विपमेंट लगा उसकी कॉस्ट 6 लाख आई है, तो आपका डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगी वो भी. जी सर, और बोरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 25 लाख का लोन है
12% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8 मंथ की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। क्यों सर? 7 मंथ आपके अक्टूबर तक हो गए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आपका एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्टेड रही है ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, तो मार्च का महीना 7 और प्लस 1 8 मंथ आ गए। ठीक, तो 25 लाख इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 8 आपका 2 लाख का अमाउंट बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। टोटल अमाउंट कितने से आ गया? 93 लाख। आगे देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज 10%। हम डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? जब असेट रेडी टू यूज हो जाती है। ठीक, अब ये असेट रेडी टू यूज कब हुई है? एक बात तो कंफर्म है कि मार्च एंड के बाद यूज होगी, या तो मार्च एंड पे है उसके बाद, तो ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन आपका नील आ जाएगा, क्योंकि मार्च में जाके तो हमने क्या किया, ये अमाउंट इनकर्ड किया है। ठीक, अभी क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया कि असेट कंप्लीट हुई या नहीं हुई। अगर हम ऐसी सिचुएशन मान ले कि ये असेट रेडी भी हो गई, तो भी 31 मार्च को रेडी हुई, तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन आपका नील आ जाएगा। ठीक, आइए, हाउ मच अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज? 2 लाख। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट आपका 93 लाख। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज आपका नील आ जाएगा। एक बार आंसर टिक कर लेंगे सारे के सारे। चले आगे। जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। P Limited has 60% वोटिंग राइट इन Q Limited। P Limited के पास Q Limited में 60% वोटिंग राइट है। Q Limited has 20% वोटिंग राइट इन R Limited। R Limited में 20% Q के वोटिंग राइट है। ऑल्सो P Limited डायरेक्टली एंजॉय वोटिंग राइट ऑफ 14% इन R Limited। ठीक है जी, तो R Limited आपका एसोसिएट बन गई। R Limited is a listed company and regularly supply goods to P Limited. ठीक है, the management of R Limited has not disclosed the relationship with P Limited while preparing financial statement of P Limited. Which entities would you disclose as a related party with reference to AS 18? While preparing financial statement of P Limited। अच्छा, ये डुप्लीकेशन हो गया। एक्चुअली क्या था, ये क्वेश्चन के बेस पे एमसीक्यू बनाया होगा, तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ये लाइन हटाने भूल गए वो, और ये अलग से एमसीक्यू के लिए उन्होंने क्वेश्चन तैयार कर लिया होगा, तो आप ये लाइन हटा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी बनेगी पी के लिए? आपका क्यू और आर दोनों बन जाएंगे। ऑप्शन सी आ गया। चले जी सर, क्वेश्चन नंबर 5। ए मशीनरी वाज गिवन, एंड कर लेंगे इसको। ठीक है, ऑन 3 ईयर लीज बाय ए डीलर ऑफ द मशीनरी फॉर इक्वल एनुअल लीज रेंटल टू इल्ड 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट ऑफ द मशीनरी विच इज 3 लाख। 3 लाख कॉस्ट है, तो आपका 360 टोटल रेंट आ जाएगा। ठीक, economic life of the machinery is 5 year and estimate output from the machinery in 5 year as follows। ठीक, compute annual lease rent। हम लोग annual lease rent कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, annual lease rent यहाँ पे हम कौन से ईयर का मांगा उसने? अच्छा, 3 साल के लिए लीज पे। ठीक है, 3 साल के लिए। एक सेकंड, ओवरऑल जो लीज रेंट रहेगा वो आपका 360 रहेगा ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। ठीक, 5 ईयर में ये टोटल आउटपुट आएगा, तो 50,000 प्लस आपका 60,000 प्लस आपका 40,000, तो पहले 3 साल का जो आउटपुट है वो आपका 1,50,000 यूनिट आ गई। ठीक है, प्लस आपका 65,000 प्लस आपका 85,000, 3 लाख टोटल यूनिट आ गई। तो जो रेंट चार्ज किया जाएगा पहले 3 साल के लिए, कोस्ट प्लस 20%, ये अमाउंट आ गया पूरे 5 साल का। 3 साल का जो आउटपुट है वो 150 आएगा आपका। 3 लाख टोटल आउटपुट ऑफ 5 ईयर है, तो जो रेंट आएगा वो आपका 180 आ गया। तो एनुअल लीज रेंट कितना आ जाएगा आपका? 60,000 आ जाएगा। चले जी सर, ए प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विच इज कैरिड आउट विदाउट लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी एंड फॉर्मिंग ए न्यू वन इज कॉल्ड। अगर हम लोग आपका कंपनी को लिक्विडेट नहीं करते और ना नई कंपनी बनाते, तो आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। ऑप्शन ए आ गया, जल्दी टिक करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। देखिए, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ना, अगर मैं इन क्वेश्चनों की बात करूं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो ऑलरेडी मैंने कवर करा रखे हैं, या तो बूस्टर बैच के अंदर या स्टडी मेटेरियल बैच के अंदर। ठीक, लेकिन मैं इसमें से ना 1-2 क्वेश्चन स्पेशली आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा फिर भी ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए क्या होता है,
बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। सेल ऑफ राइट क्या होता है? सर कंपनी क्या करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस, उसे हम बोलते हैं आपका राइट इशू। बल्कि सेल ऑफ राइट से पहले मैं आपके साथ राइट इशू का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं। देखिए राइट इशू बेसिकली क्या होती है, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देती है कि आप शेयर में सब्सक्राइब कर लो मार्केट से कम रेट पे, ठीक। जैसे मान लो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है आपका 120 और हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दे दिया कि आप 90 में शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। दिस इज कॉल्ड राइट इशू। हम क्या करते हैं, बीइंग ए कंपनी अपने शेयर होल्डर को ऑफर देते हैं और साथ में एक ऑप्शन और दे देते हैं, वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, राइट शेयर में सब्सक्राइब कर सकते हैं, या वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, राइट बेच सकते हैं, सेल ऑफ राइट। वो चाहे तो राइट शेयर में सब्सक्राइब कर सकते हैं या राइट बेच सकते हैं, ठीक। राइट बेचने का मतलब यहां पे क्या है, राइट बेचने का मतलब यहां पे ये है कि जैसे मान लो मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है, कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड ने मिस्टर ए को ऑफर दिया कि आपके पास ऑफर है 1000 शेयर, या तो आप क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, मार्केट प्राइस 120 है लेकिन आपको 90 पे करने पड़ेंगे, आप चाहो तो राइट बेच सकते हो, ठीक। अब मिस्टर बी जो है वो शेयर लेना चाहता है, क्या मिस्टर बी ए लिमिटेड का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है? नहीं, उसको शेयर कितने का मिलेगा, 120 का मिलेगा। तो यहां पे ए क्या करता है, बी को राइट बेच देता है। जैसे मान लो उसने क्या किया, आपका 22 पे राइट बेच दिया। अब इसमें ए को क्या फायदा होगा, ए को फायदा ये हो गया कि उसके पास 22 रुपीज आ गए, और बी को ये फायदा हो जाएगा कि उसको जो शेयर मिलेगा वो आपका 120 का नाम मिलके 90 प्लस 22 112 का उसको शेयर मिल जाएगा, ठीक। अब सेल ऑफ राइट का ट्रीटमेंट क्या होगा, प्राइमा फेसी हम लोग क्या करते हैं, जो भी राइट प्रोसीड्स आती है सेल ऑफ राइट से, हम उसे पी&एल अकाउंट में इनकम कंसीडर करते हैं, हम उसे क्या करते हैं, पी&एल अकाउंट में इनकम कंसीडर करते हैं। लेकिन एक स्पेशल केस आता है AS 13 में, वो स्पेशल केस क्या है मैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए क्या होता है, एक बंदा है जिसका नाम है मान लो मिस्टर सी, उसने क्या किया, एक कंपनी के शेयर परचेज किए। अब कंपनी के अगर शेयर परचेज किए जाते तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उसने मार्केट से शेयर परचेज किया, क्योंकि कंपनी से जो शेयर लिया जाता है उसे सब्सक्राइब बोलते हैं, ठीक। मार्केट से इसने क्या किया, शेयर परचेज कर लिए मान लो 2000, और इसने कम राइट परचेज कर लिए। कम राइट का मतलब क्या है कि कल को कंपनी अगर राइट शेयर इशू करेगी तो इसके पास राइट आ जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे दो चीजें परचेज की गई है, एक तो शेयर परचेज किए गए हैं और एक राइट परचेज किया गया है। एक तो क्या किया गया, शेयर परचेज किए गए, और एक क्या किया गया, राइट परचेज किए गए, ठीक। अब मैं इसको ना थोड़ा सा एग्जांपल बना के कॉन्सेप्ट को आगे एक्सप्लेन करूंगा। मान के चलते इसने क्या किया, अब ये बिल्कुल अलग केस है, इसको इसके साथ मर्ज मत करना, ठीक। मिस्टर सी ने 2000 कम राइट के बेस पे शेयर परचेज किए, मान लो उसने जो शेयर परचेज किए वो 1,50,000 के परचेज कर लिए, ठीक। अब जब राइट शेयर इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, तो उससे क्या इंपैक्ट आता है कंपनी के ऊपर, उससे ये इंपैक्ट आता है कि कंपनी जितने शेयर इशू करती है उसमें जो प्रोसीड्स आती है इन कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस कम प्रोसीड्स आती है, जिसकी वजह से कंपनी की शेयर की वैल्यू गिर जाती है। कैसे, देखिए अगर मान लो एक शेयर आपका 80 रुपीज का है और कंपनी ने 60 के हिसाब से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू कर दिए, तो जो प्रोसीड्स आएगी वो कम आएगी और नंबर ऑफ शेयर ज्यादा आएंगे तो शेयर की वैल्यू गिर जाएगी। मैं आपको इसको क्रॉस टैलिप करा देता हूं। जैसे मान लो एक शेयर था पहले कंपनी के पास 80, एक ही शेयर होल्डर मान लो उसके पास एक शेयर है, ठीक। अब वो क्या करेगा, 60 के हिसाब से अमाउंट पे करेगा, तो 1 शेयर पहले, पोस्ट इशू राइट शेयर आपके कितने शेयर हो जाएंगे, 2 शेयर हो जाएंगे, तो 140 डिवाइड बाई 2 आपका 70 शेयर की वैल्यू बन जाएगी, ठीक। तो शेयर की वैल्यू गिर जाती है। चले आगे, हाँ जी। अब अगर मान लो एक बंदे ने क्या किया है, शेयर परचेज किए कम राइट, और उसके बाद उसके पास क्या आता है, ऑफर आ जाता है राइट शेयर का, ठीक। अब वो राइट शेयर में अगर सब्सक्राइब कर लेगा तो एज ए आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर वो राइट बेचता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग जो राइट से प्रोसीड्स आएगी उसे पी&एल अकाउंट में ना ले जाके, बल्कि पहले क्या करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। क्यों कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, क्योंकि यहां पे उसने शेयर के अगेंस्ट पेमेंट की और राइट के अगेंस्ट पेमेंट की, ठीक। अब कितने अमाउंट से हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, कहता है अब ये बताइए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी, हमने कहा जी 150, इसको माइनस कर देंगे आपका राइट शेयर इश्यू होने के बाद जो भी शेयर की वैल्यू आएगी, इन शेयर की जो राइट शेयर इश्यू होने के बाद वैल्यू आएगी, मान लो वो वैल्यू आ गई आपकी 145, ठीक है। तो 5000 का अमाउंट तो ये आ गया। सेकंड आप क्या करेंगे, जो आपने राइट बेचे हैं, जैसे मान लो राइट बेच दी 8000 के, तो इनमें जो लोअर अमाउंट होगा उससे आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। 5000 से हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, और 3000 का अमाउंट क्या करेंगे, पी&एल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। मैं इस बात को सेंटेंस फॉर्म में बोलता हूं, जब एक शेयर होल्डर क्या करता है,
कम राइट शेयर परचेज करता है और उसके बाद राइट शेयर इश्यू होने के बाद वो राइट को बेच देता है, शेयर सब्सक्राइब नहीं करता, राइट को बेच देता, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो राइट बेचने की वजह से जो प्रोसीड्स आई है उसमें से उसमें से क्या करेंगे, अमाउंट P&L अकाउंट में ना ले जाके उसे क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर देंगे लोअर ऑफ टू ए, जो राइट प्रोसीड्स आई है, और सेकंड आपका जो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है एज रिड्यूस्ड बाय फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एक्स राइट, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एक्स राइट। ठीक, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चनों में कहां पे चेक करेंगे और कब इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। कहता है आप इस कॉन्सेप्ट को तब लगाएंगे, एक, जब आपने शेयर जो परचेज किया वो कम राइट परचेज किए, ठीक है जी। सेकंड, आपने क्या किया, सेल ऑफ राइट किया है, ठीक है। और थर्ड एक चीज का ध्यान रखना कि जो राइट इश्यू होने के बाद शेयर की वैल्यू है वो आपकी रिड्यूस हुई है, मतलब एक्स राइट जो शेयर की वैल्यू है वो आपका रिड्यूस हुई। ठीक, अगर ये सारी कंडीशन पूरी होती है तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन 1 अप्रैल 24 मिस्टर जूम हैड एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1000 इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड ₹120, फेस वैल्यू आपका कितना, 100 ईच। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द मिस्टर जूम फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 25 एज्यूमिंग द शेयर आर बीइंग वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट। ठीक, तो ओपनिंग बैलेंस कितने से आएगा, 1000 शेयर और आपका 120 का अमाउंट आ जाएगा टू बैलेंस पीडी। ऑन 5 अप्रैल ही फर्दर परचेज 200 कम राइट शेयर। अब ये देखिए उसने कम राइट शेयर परचेज किए 135 के हिसाब से, तो 200 इंटू आपका 135, कॉस्ट आ जाएगी 27,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑन 8 अप्रैल द डायरेक्टर ऑफ पी लिमिटेड अनाउंस राइट इशू इन द रेशो 1:6। ठीक, मिस्टर जूम waived off 100% of his entitled of right issue in favor of the Mr. X at the rate of 20 each। यहां पे मिस्टर जूम ने क्या किया, मिस्टर जूम ने जो भी उसके पास राइट आए हैं उसने हर राइट को 20 के हिसाब से क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो सेल ऑफ राइट का अमाउंट कितने से आ गया, 1:6 के रेशो में उसने क्या किया, 6 के बदले 1 राइट इशू है, ठीक है, 1:6 के रेशो में उसने राइट शेयर का ऑफर आ गया उसके पास, तो उसके पास 1000 शेयर पहले से थे और 200 उसने क्या किया, शेयर परचेज किए कम राइट, तो 1200 इंटू 1/6, 200 के उसके पास राइट का ऑफर आ गया। ठीक, और उसने क्या किया, एक राइट को 20 के हिसाब से सेल कर दिया, तो 4000 प्रोसीड्स आ गई। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि हमने कम राइट शेयर परचेज कर रखे। सेकंड कंडीशन हमें ये देखना पड़ेगा कि अब जो राइट इश्यू होने के बाद शेयर की वैल्यू वो रिड्यूस हो जानी चाहिए। ठीक, ऑल द शेयर हेल्ड बाय मिस्टर जूम हैड बीन एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस। ओके, उसके पास जो ये पहले से शेयर थे उसने वो भी कम राइट बेसिस पे परचेज कर रखे थे, हेड लिखा ना। ठीक, एंड द टोटल मार्केट प्राइस एक्स राइट ऑफ दीज शेयर आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट गोट रिड्यूस बाय 3400। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है, मैंने ये बताया था कि आप क्या करें, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन करेंगे फेयर वैल्यू एक्स राइट के साथ। ठीक, लेकिन इसमें ना ये कॉस्ट माइनस फेयर वैल्यू एक्स राइट जो है ये आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इस फॉर्मूले की जगह हमें डायरेक्ट अमाउंट ही दे दिया, कितने का, कह रहा 3400 का क्या हो गया, आपका वैल्यू रिड्यूस हो गई शेयर की। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे अमाउंट निकाला था 150 माइनस 145 5000, इसने डायरेक्ट क्या किया, हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है जी, और सेल ऑफ राइट से अमाउंट कितना है 4000, तो 3400 से हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे और बैलेंस 600 का अमाउंट कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट के अंदर। ये देखिए ये कॉस्ट कम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और 600 का अमाउंट हम कहाँ लेके जाएंगे, P&L अकाउंट के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे दो कंडीशन कौन कौन सी चेक करनी, एक हमने जो शेयर परचेज कर रखे वो कम राइट है, और सेकंड राइट शेयर इश्यू होने के बाद शेयर की वैल्यू में रिडक्शन आया है। ठीक, और एक चीज और हमें चेक करनी, हमने यहाँ पे राइट बेचा हो। ठीक, चलिए ऑन 10 अक्टूबर जूम सोल्ड 350 शेयर फॉर 140 ईच। ओके, तो 350 इंटू 140 ये आपका सेल प्रोसीड्स आ जाएगी 49,000 से। अब प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालते हैं, 49,000 आपका प्रोसीड्स आएगी, कॉस्ट कितनी आएगी, एवरेज कॉस्ट मेथड है यहाँ पे, तो 120 प्लस 27,000 माइनस आपका जो सेल ऑफ राइट से हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम किया, बैंक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे एंट्री पास की, माइनस 3400, तो ये आपका कॉस्ट आ गई 143,600, कितने शेयर के बदले में, 1200 के बदले में, और इंटू आपका 350।
41883 माइनस 49,000 7117 ये प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। ठीक, चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 25 द मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर इज 125 ईच। अपने पास कितने शेयर बच गए सर? अपने पास जो शेयर है वो बच गए 1200 माइनस 350 सर 850। तो मार्केट प्राइस और आपका कॉस्ट विच एवरेज लोअर के हिसाब से हम वैल्यूएशन करेंगे। 850 इंटू आपका 125, मार्केट वैल्यू आ गई 850 इंटू 125 1,06,250 और कॉस्ट कितनी आएगी 143,600 डिवाइड बाई 1200 इंटू आपका 850 1,01,717। तो लोअर 1,01,717 ये देखिए मार्केट वैल्यू यहाँ पे आपका ज़्यादा है। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको करा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज पर AS3 यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, आपने ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही कैश फ्लो में निकालनी। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स। ये जो प्रॉफिट दे रखा इसमें एक तो इनकम टैक्स कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, तो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ टैक्स पेड है उसे माइनस करते हैं। ठीक, एंड आफ्टर टेकिंग, सर हम प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड क्यों नहीं करेंगे? इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आपका ना, बिफोर टेकिंग इनटू इनकम टैक्स एंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम। लेकिन इन आइटमों का इसके अंदर इफेक्ट आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 60 लाख का अमाउंट लिखेंगे। ठीक, आइए डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या करेंगे सर? ऐड कर देंगे क्योंकि नॉन कैश एक्टिविटी है। हम हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड में मान के चलते हैं कि जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग और आपका कैश एक्टिविटी से है। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्टिविटी उसके अंदर क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। ठीक, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, आपने P&L अकाउंट में राइट ऑफ कर रखा तो क्या करेंगे? एड बैक कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, यहां पे एड बैक कर देंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को ऐसे नहीं मांग रखी, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी मांग रखी। ठीक, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 7 लाख है, सोल्ड 750 आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई और 50,000 का जो प्रॉफिट ऑन सेल आपने P&L अकाउंट में कंसीडर किया उससे हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग और कैश एक्टिविटी से नॉन ऑपरेटिंग की वजह से क्या करेंगे? माइनस करते हैं। ठीक, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 140 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर आपका 2560 है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ऑपरेटिंग और कैश एक्टिविटी है उसे P&L अकाउंट में अगर कंसीडर नहीं कर रखा तो हम उसका इंपैक्ट लेंगे। ठीक, इनकम टैक्स माइनस कर देंगे। कंपनी इशूड 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% ऑन 10th अप्रैल। ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्वेश्चन में नहीं मांग रखा है। 40,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच वर रिडीम, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, अब स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर जैसे प्रीमियम रिडम्पशन है हम उसे एड बैक नहीं करेंगे P&L के अंदर। देखिए दोस्त, प्रीमियम रिडम्पशन आपका ना एप्रोप्रिएशन आइटम है और ये जो प्रॉफिट है आपका बिफोर टैक्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो यहाँ से घटा ही नहीं हुआ। ठीक, मतलब इस प्रॉफिट से घटा ही नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड पेड आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, सेम कॉन्सेप्ट डिविडेंड पेड में आ जाएगा क्योंकि जो डिविडेंड पेड है हमने यहाँ पे नहीं घटाया, इसलिए हम यहाँ पे एड बैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट को बैलेंस शीट से लेता तो फिर डिविडेंड पेड उसमें से घटा होता तो मैं एड बैक कर देता। ठीक, चलिए ए न्यू प्लांट कॉस्टिंग 14 लाख वाज परचेज इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड प्लांट। हमने क्या किया? एक नया प्लांट परचेज किया, ठीक है जी, 14 लाख में, लेकिन बदले में क्या किया? ओल्ड प्लांट दे दिया। अब देखना पड़ेगा कि कैश की मूवमेंट कितनी है यहाँ पे। द बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड प्लांट 16 लाख, ओके, बट द वेंडर टुक द ओवर द ओल्ड प्लांट एट ए वैल्यू ऑफ 12 लाख ओनली। देखिए जो वेंडर है उसने क्या किया? इस प्लांट को केवल और केवल 12 लाख में कंसिडर किया है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे 2 लाख पे किए होंगे। ठीक, द बैलेंस अमाउंट वाज पे टू द वेंडर थ्रू चेक ऑन 30th मार्च 25। तो 2 लाख हमने पे कर दिया तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 लाख अमाउंट माइनस आ जाएगा। एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ ना।
आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। देखिए, बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड प्लांट कितने से है सर? 16 लाख से। उसकी वैल्यू कितनी कंसीडर की गई है? 12 लाख। इसका मतलब क्या? इसका मतलब 4 लाख उसके ऊपर लॉस हुआ। अगर मैं एंट्री पास करके दिखाऊं यहाँ पे तो क्या होगा आपका 2 PP डी रिकॉग्नाइज करेंगे किस पे? कैरिंग अमाउंट पे। कितने से? आपका 16 लाख से। और जो न्यू प्लांट है हम 14 लाख का रिकॉर्ड करेंगे, 2 लाख बैंक में एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे 4 लाख का एक तरीके से क्या हो गया? लॉस हो गया है। हाँ सर, अब ये जो 4 लाख का लॉस है ये आपका P&L अकाउंट में चार्ज किया होगा, तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे ऐड करना चाहिए। अब इंस्टीट्यूट ने ना अपने सोल्यूशन में 4 लाख यहाँ पे ऐड नहीं कर रखा। उसका रीजन क्या है? जो मेरे को लगता है रीजन ये है कि क्वेश्चन में 60 लाख का प्रॉफिट दे रखा और उसमें ये एडजस्टमेंट नहीं दे रखी। इसका मतलब क्या है कि उसका इफेक्ट अभी तक नहीं ले रखा इस प्रॉफिट के अंदर। अगर इस प्रॉफिट के अंदर उसका इफेक्ट ले रखा होता तो प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? 4 लाख यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ध्यान रखना इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, क्योंकि ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। ठीक, कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट, ठीक है, वेयर एज प्रीवियसली द प्रैक्टिस वाज टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट लेस 10%, ठीक है। द इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू बुक ऑन 31 मार्च 25 आपका 2952 कॉस्ट लेस 10% है, तो ये 10% लेस पे है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2952 डिवाइड बाई 90%, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 3280 आ जाएगा इंटू 10%, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट बढ़ा देंगे 328 से। स्टॉक एडजस्टमेंट। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन पिछले साल जो इन्वेंट्री थी वो करेक्टली वैल्यू कर रखी, ठीक है। तो अगर पिछले साल भी इसमें रिड्यूस कर रखा हो तो अमाउंट तो हम लोग क्या करते? बढ़ा के कंसीडर करते और फिर आपका प्रॉफिट कम कर देते उतने से। ठीक, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया ना क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से, तो ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ी थी तो प्रॉफिट कम हो जाता करंट ईयर का। ठीक, चलिए, इन्वेंट्री में चेंज है कितने से? आपका 580 से। अब 580 से क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, बट कैश नहीं बढ़ा होगा। हम क्या करेंगे? 580 का अमाउंट माइनस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल आपका रिड्यूस हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमने जो P&L में अमाउंट कंसीडर किया होगा, सेल का अमाउंट कंसीडर किया होगा। अगर सेल के बराबर कलेक्शन होता तो अमाउंट सेम आ रहा होता। इसका मतलब क्या? कलेक्शन अपने पास ज्यादा, तो हम इसे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे -626 आपका 400 27,600। चले जी सर, क्योंकि इन कंपैरिजन टू सेल आपका कलेक्शन ज्यादा आया। कैश एंड बैंक बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग लिख देंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 2 एक्टिविटी मांगी गई है। ट्रेड पेबल का अमाउंट यहाँ पे आपका इंक्रीज हो गया। अगर ट्रेड पेबल का अमाउंट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है कि हमने परचेज के कंपैरिजन में पेमेंट कम की है। तो पेमेंट हमने कम की तो आपका कैश बढ़ गया होगा। क्या करेंगे? इसे ऐड कर देंगे। 569 400 574 आपका 600 5200 से हम क्या करेंगे? इसे ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि हमने जितना खर्चा P&L अकाउंट में चार्ज किया उसके कंपैरिजन में पेमेंट कम की है, तो इसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 2,02,800 माइनस 1,94,8800। चलें जी सर, ये यहाँ पे आपका टोटल आ गया, ये यहाँ पे टोटल आ गया, ये टोटल आ गया। चलिए, इसके अलावा जितने भी आपके क्वेश्चन है वो डुप्लीकेट क्वेश्चन है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपका RTP MTP के अंदर, मतलब अलग अलग वीडियो में, जैसे आपका RTP MTP आपका ICAI का स्टडी मटेरियल बैच, बूस्टर बैच, उसमें एक से ज़्यादा बार कवर हो रखे हैं सारे क्वेश्चन ना। तो बाकी क्वेश्चन आप रेफर कर लेंगे उन वीडियो से ना। चलिए, आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस वीडियो को सब बच्चों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जो बाईबैक के क्वेश्चन में बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर उसमें गलती है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल करेक्ट आंसर है।